Hello students, today I am going to teach you the fourth part of class 7 history. Fourth part of class 7 history, and the name of this chapter is the Delhi Sultans. ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा है, पहले 3 वीडियोस में। अब ये इसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे आज। ठीक है, सो आई एम योर यूनिवर्सिटी फैकल्टी, माय नेम इज प्रियेश। सो लेट्स बिगिन द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वहां से कि हमने अभी तक इसमें पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में सबसे पहले रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवीजन बेसिकली हमने इसमें पढ़ा दिया है, रिवीजन। ठीक है, क्या क्या किस किस टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया और इसके बाद हमें क्या क्या कवर करना बाकी है। ठीक है, तो रिवीजन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो नाम है ये प्राचीन काल में जब मोनार्की सिस्टम इंडिया में था उस जमाने में ये इकोनॉमिक और ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर हुआ था, इकोनॉमी और ट्रेड। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या था कि जैसे जैसे ट्रेडर्स आते थे सबसे पहले वो इंडिया जब विजिट करते थे सबसे पहले या तो वो दिल्ली आते थे या तो महाराष्ट्र में मुंबई में आते थे। ठीक है, तो दिल्ली वाज द फर्स्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई राजा बनता था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का तो उसको दिल्ली का राजा कहते थे या दिल्ली का सुल्तान कहते थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि डायनेस्टीज that ruled दिल्ली, दिल्ली में किस किस राजाओं ने राज किया, किस किस डायनेस्टी के राजाओं ने राज किया, ये हमने पढ़ा। ठीक है, शुरुआत हुई थी 12वीं शताब्दी से। ठीक है, अर्ली 12th सेंचुरी में सबसे पहले यहाँ पे तोमर रूलर्स आए थे। ठीक है, तोमर रूलर का पहला राजा था आनंदपाल। ठीक है, उसके बाद चौहान रूलर्स आए। ठीक है, आनंदपाल जो तोमर रूलर था वो चौहान राजाओं से हार गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो कि चहामना डायनेस्टी थी, सबसे पहले तोमर डायनेस्टी आई। ठीक है, उसके बाद आई चौहान डायनेस्टी या चहामना डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तोमराज वर सक्सीडेड बाय चौहान एंड द लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू रूलर was of Chauhan dynasty and the name of the ruler was पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बाद टर्किश रूल शुरू हुआ इंडिया में। ठीक है, सो इसके बाद आए टर्किश रूलर्स, यानी कि तुर्की की सेना ने जब इंडिया पे या इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे आक्रमण किया उसके बाद टर्किश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो द फर्स्ट टर्किश रूलर ऑफ इंडिया वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, AIBAK। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला टर्किश रूलर था। ठीक है, जिसने कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे या दिल्ली के थ्रोन पे राज किया। ठीक है, इसके बाद आए इनके लड़के इल्तुतमिश। ठीक है, ये मैंने सब पढ़ा दिया है, ये जस्ट रिकॉल कर रहा हूं। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद आई इनकी बेटी रजिया सुल्तान। ठीक है, शी वाज द थर्ड रूलर ऑफ टर्किश डायनेस्टी। ठीक है, टर्किश रूल की तीसरी रूलर थी रजिया सुल्तान। उसके रजिया सुल्तान के बाद आए बालबन, गियासुद्दीन बालबन का रूल स्टार्ट हुआ आफ्टर रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान बालबन के बाद टर्किश डायनेस्टी खत्म हो गई। ठीक है, टर्किश डायनेस्टी या टर्किश रूल इंडिया से खत्म हो गया। उसके बाद इंडिया में आए खलजीज, यानी कि खलजी डायनेस्टी की शुरुआत इंडिया में हो गई। आफ्टर टर्किश रूल देयर कम्स खलजी डायनेस्टी। ठीक है, खलजी डायनेस्टी में क्या हुआ कि खलजी डायनेस्टी का पहला रूलर था जलालुद्दीन खलजी। ठीक है, उसके बाद उनका भतीजा राजा बना जिसका नाम था अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, खलजी डायनेस्टी खत्म हुई। आफ्टर खलजी के बाद, ठीक है, आफ्टर खलजी, ठीक है, लगातार सारी मुस्लिम रूलर्स ने रूल किया। ठीक है, आफ्टर खलजी देयर कम तुगलक डायनेस्टी। तुगलक, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। ठीक, सबसे पहला तुगलक रूलर था गियासुद्दीन तुगलक।
सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक आया, ठीक है। इसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दूसरा तुगलक रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तीसरा जो रूलर था, तीसरा तुगलक रूलर कह ले या तीसरा तुगलक डायनेस्टी का रूलर जो था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, TUGHLUQ तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर गियासुद्दीन, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा रूलर था हमारा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर शुरू हुआ इंडिया में फिरोज शाह तुगलक, ये हुई डायनेस्टीज, ठीक। फिरोज शाह तुगलक के बाद आए सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी, ठीक है। आई सैयद डायनेस्टी, SAYYID सैयद डायनेस्टी, ठीक है। इसका रूलर था खिज़्र खान, ठीक है। इसके बाद आई लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का रूलर था बहलूल लोधी, ठीक है। इसके बाद दूसरा रूलर था इब्राहिम लोधी, ठीक है। सो ये सारे डायनेस्टीज थी, ये सारे खानदानों के रूलर जो थे ये इन्होंने दिल्ली पे राज किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सुल्तान्स ने दिल्ली में कैसे डेवलपमेंट किया, ठीक है। कैसे कैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ट्रेड को ज्यादा प्रायोरिटी दी, कैसे दिल्ली को एक वेल डेवलप्ड ट्रेड सेंटर बनाया, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। इसके बाद आता है कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ उस जमाने में, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। सबसे पहला नाम आता है रजिया सुल्तान का, ठीक है। रजिया सुल्तान जब दिल्ली के थ्रोन पे बैठी या फिर जब वो राजा बनी, वो सुल्तान बनी थी दिल्ली की, उस समय जो उनके भाई थे, ठीक है, या उनके सारे कलीग्स थे, उनके नोबल्स जो थे, उनके मिनिस्टर्स जो थे, वो एक महिला के आदेशों का पालन करना उनको सही नहीं लगा, और दैट इज व्हाई रजिया सुल्तान वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि एक महिला के आदेशों को न मानने की वजह से रजिया सुल्तान के मिनिस्टर्स और जो उनके नोबल्स थे, जो उनके वजीर थे, उन्होंने उनको थ्रोन से हटा दिया, यानी कि राजगद्दी से उनको हटा दिया। राजगद्दी से हटाने के बाद क्या हुआ, राजगद्दी से हटाने के बाद दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने दो ऐसे पोस्ट पे लोगों को रखा। सबसे पहला पोस्ट था, सबसे पहला पोस्ट जो था वो था तवारिक्स, ठीक है। तवारिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि तवारिक्स कौन हुआ करते थे। तवारिक्स वर द हिस्ट्री मेंटेनर्स, या फिर ऐसे लोग जो अकाउंट्स लिखते थे, ठीक है। वो बताते थे कि तवारिक्स के हिसाब से पता चलता था कि हिस्ट्री में क्या था। दे हैव डिटेल्ड अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ सुल्तान, द लाइफ ऑफ डायनेस्टीज, व्हेन कब से कब तक कौन सी डायनेस्टी चली थी, ये काम था तवारिक्स का मेंटेन कर, ठीक है। उसके बाद गैरिसन टाउन्स के बारे में हमने पढ़ा, गैरिसन टाउन्स क्या होते हैं। फिर तीसरा पढ़ाया हिंटरलैंड क्या होता है, हिंटरलैंड क्या होता है। गैरिसन टाउन्स की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो गैरिसन टाउन्स एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट, यानी कि एक ऐसा राज्य कह सकते हैं, एक ऐसा नगर जो कि युद्ध के कारण खराब हो चुका है, ठीक है। एक ऐसा नगर जहां पे कई सारे युद्ध एक साथ हुए और उन युद्ध की विनाश लीलाओं के कारण उनकी समाप्ति हो गई, ठीक। उसके बाद आता है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है, गैरिसन टाउन तो बता दिया। हिंटरलैंड वो होता है कोई एक ऐसा राज्य, ठीक है। हम सपोज करके चलते हैं कि एक राज्य है, एक सिटी है या एक कॉन्टिनेंट है, जिसके पैरेलल में एक ऐसा राज्य बसा हुआ है जिसके थ्रू ट्रेड, इकोनॉमिक वेलफेयर उस राज्य का होता है, ठीक है। ट्रेड का मतलब होता है दूसरे जगह से मर्चेंट आते हैं, अपने सामानों को बेचते हैं और यहाँ पे सामान खरीद के ले जाते हैं। इससे क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है, दूसरे राज्यों से हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि
जैसे ट्रेड का वेलफेयर होता है, ट्रेड वेलफेयर। सो हिंटरलैंड वाज अ लैंड दैट लाई एडजेसेंट टू द सिटी, मतलब सिटी के बराबर में एक ऐसा लैंड बसा हुआ था जिसके थ्रू बाहरी मर्चेंट्स इंडिया में आते थे और अपने सामानों को बेचते थे तथा यहाँ के सामानों को खरीद कर ले जाते थे। ठीक, हिंटरलैंड की बात कर ली। इसके बाद आता था, इसके बाद मैंने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया अब तक इस चैप्टर में। अब तक तीनों पार्ट्स को, इस चैप्टर के 3 पार्ट के वीडियोस मैंने पहले ही डाल रखे हैं, तो उन तीनों पार्ट्स को मैं समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स मैंने बताया। सबसे पहला जो मॉन्यूमेंट बनाया गया था वो था मॉस्क। ठीक है, दूसरा बना मिनारेट्स, तीसरे बने किले यानी कि फोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया गया, मॉस्क। मॉस्क वाज अ सिग्निफिकेंस ऑफ, इट वाज अ सिंबल ऑफ द रिलीजन ऑफ द रूलर और रिलीजन ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी। मतलब कि मॉस्क जो थे वो ये बताते थे कि एक परफेक्ट समय पे या एक निर्धारित समय पे जो राजा राज करते थे या जो डायनेस्टी राज्य करती थी उनका क्या धर्म था और किस धर्म के राजाओं ने कितने समय तक राज किया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मिनारेट्स की। मिनारेट्स का मतलब होता है मीनार। ठीक है, मीनारें इसलिए बनवाई गई, जो राजा थे या जो सुल्तान थे उन्होंने मिनारेट्स को इसलिए बनवाया ताकि दे कैन सिंबलाइज देयर पावर टू अदर कॉन्टिनेंट्स किंग्स। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे राज्य के राजाओं को तथा दूसरे देश के जो सामंतीय राजा थे उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी ताकत का नमूना दिखाने के लिए मीनारों का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है किले, फोर्ट्स। फोर्ट्स का निर्माण इसलिए कराया गया ताकि राजा या उनकी फैमिली उन फोर्ट्स में रह सके। ठीक है, सो दिस वाज द सिंबल ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसके बाद मिनारेट्स पावर। ठीक है, फोर्ट्स टू लिव। ठीक है, ये था थर्ड वीडियो तक की बात। ठीक है, थर्ड वीडियो के लास्ट में मैंने ये बताया था कि सुल्तानों ने, स्पेशली इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद तीसरे जो राजा थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक नई प्रथा को आरंभ किया। ठीक है, एक नई प्रथा की स्टार्टिंग की इन्होंने, जिसका नाम था, पर्शियन में इसको कहते हैं बंडगन, BANDAGAN। ठीक है, बंडगन प्रथा। बंडगन प्रथा में मेनली होता क्या था बंडगन रूल में, कि दूसरे राज्यों से मजदूरों को खरीद करके राज्य में लाया जाता था। ठीक है, उसके बाद से उनको ट्रेनिंग दिया। ठीक है, ट्रेनिंग इन द सेंस कई सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से बेसिकली इनको खरीद के लाया जाता था मिलिट्री के लिए। ठीक है, मिलिट्री सुपरवाइजरी के लिए इनको खरीद के लाते थे ताकि इनको सेना में भर्ती किया जा सके। ठीक है, सेना में भर्ती करने का मतलब क्या होता है कि इनको ट्रेन करेंगे, इनको वॉरफेयर सिखाएंगे, कि युद्ध कला सिखाएंगे, कैसे कोई चीज चलाई जाती है, कोई शस्त्र कैसे चलाया जाता है, ये चीजें सिखा के इनको बेसिकली लाया जाता था मिलिट्री पर्पस के लिए। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग ये पता चलता था कि ये सुल्तान के कितने वफादार हैं। ठीक है, वफादारी को टेस्ट करने के बाद सुल्तान इनको अपने सबसे खास जो पोस्ट होते थे, तो खास रैंक्स जो होते थे वो दे दिया करते थे, जैसे कि कुक। दूसरा ले लेते हैं बाबर। ठीक है, तीसरा हो गया कुक, बाबर, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक जिनको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है,
तो बार बार बॉडीगार्ड, ठीक है, जो बाहर से पीजेंट्स लाए जाते थे उनको ट्रेनिंग देने के बाद ये स्पेशल रैंक्स दी जाती थी जो कि सुल्तान के बहुत करीबी माने जाते थे, ठीक है। सुल्तान के करीबी इन द सेंस ये कि ये सुल्तान इनके ऊपर टोटली निर्भर थे। अगर कुक नहीं होगा तो खाना कौन बनाएगा, बात नहीं होगा तो सुल्तान की हेयर ड्रेसिंग कौन करेगा, बॉडीगार्ड नहीं होगा तो सुल्तान की रक्षा कौन करेगा, ठीक। तो ये बेसिकली 3 ऐसे पोस्ट थे जो कि ये सुल्तान रखा करते थे, ठीक। ये बात हुई पंडितन प्रथा, ठीक है। तो आज हम इसके आगे पढ़ने जाएंगे कि ये इसके बाद हुआ क्या, ठीक है। तो आफ्टर दिस इन तीनों राजाओं में बाकी और सुल्तान, यहाँ पे कह सकते हैं ऑल सुल्तान्स आफ्टर देम, ठीक है। इनके बाद बंधन प्रथा को बहुत ज्यादा लागू कर दिया गया हर जगह, ठीक है। क्या होता था कि पीजेंट्स को लाया जाता था, ठीक है, पीजेंट्स को लाया जाता था एंड आफ्टर ट्रेनिंग देम दे वर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स as well as high rank of military commanding, ठीक है। मतलब ये कि पहले उनको खरीद के लाया जाता था, फिर ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग के बाद सुल्तान चेक करते थे कि वो कितने वफादार हैं, कितने लॉयल हैं अपने राज्य की तरफ, अपने सुल्तान की तरफ, ठीक है। सो ये चेक करने के बाद सुल्तान ने उनको ये स्पेशल पोस्ट से दे देते थे, ठीक है। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर, तीसरा हाई मिलिट्री रैंक्स, हाई मिलिट्री रैंक्स, ये उनको दे दिया, ठीक है। देने का सेंस ये होता था कि ये लोग राजा के सबसे वफादार हैं और गवर्निंग और मिलिट्री स्किल्स इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे वर अपॉइंटेड ऑन दीस 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है। So after that, however, this was also introduced an element of political instability. अब ये लोग peasants थे, however, ये लोग these all were peasants, ठीक है। peasants का मतलब होता है छोटे कास्ट के लेबर, ठीक है। उस जमाने में भी ये लेबर्स ही हुआ, ठीक। तो इससे क्या हुआ ना, इससे जो राजा थे उनके राज्य में बहुत अच्छा असर पड़ने लगा। अच्छा असर का मतलब ये है कि पॉलिटिकल इम्बैलेंस स्टार्ट, ठीक। क्योंकि जो पहले से राजा के वफादार थे, ठीक है, वो ये सोचते थे कि हमारे लेवल में एक पीजेंट लेवल का आदमी आकर के हमारे लेवल की बराबरी कैसे कर सकता है, ठीक। सो बेसिकली क्या हुआ कि जब इन लोगों को पीजेंट्स को ये पोस्ट मिलने लगी, सो द नोबल्स दैट वर वर्किंग बिफोर विद द किंग, they started making imbalance in politics of king, ठीक है। वो अपने किंग में क्या, किंग के पॉलिटिक्स में imbalance क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई छोटे लेवल का आदमी आकर के हमारे लेवल में बैठे और हमारी पोस्ट और उसकी पोस्ट एक बराबर, ठीक है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका ये है कि so the nobles started to imbalance the politics because they did not wanted the low and base born to sit in level of them। इसका मतलब ये हुआ कि जो नोबल थे या जो पहले के मंत्री थे या जो वजीर थे वो क्या करने लगे,
बाकी सारे चीजों के पद पे आने लगे। ठीक, अब क्या होता है कि उसके बाद एक और चीज आती है। इसके बाद ये आई कि जो लेबरर्स थे या जो पीजेंट्स ट्रेन होने के बाद हाई लेवल पे बैठते थे, ठीक है, हाई लेवल पे बैठे थे, दे वर loyal to the Sultan, but they were not loyal to their heirs. heirs का मतलब क्या होता है भाई? ये एक नया वर्ड है और इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? सेंटेंस की मीनिंग ये है कि जो लेबरर्स को हाई पोस्ट दी जाती थी वो सुल्तान के बहुत ज्यादा लॉयल थे, वफादार थे, बट जिन्होंने उनको अपने काम में लगाया था, हायर्स का मतलब होता है पर्सन हु इज गेटिंग अ पोस्ट और अ प्रॉपर्टी इन द प्लेस ऑफ एनी पर्सन डेड। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो मर चुका है, उसकी जगह पे उसके अधिकारों का भोग करने वाला हायर्स कहलाता है। ठीक है, हायर्स का एक और मीनिंग होता है कि जो काम में लगाता है। ठीक, तो वो अपने हायर्स के नाम वफादार होते हुए सुल्तान के बहुत वफादार हुआ करते थे। ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पीजेंट कि वो सुल्तान के वफादार थे। ठीक है, वफादार होने के साथ साथ उनकी एक और क्वालिटी थी कि वो सुल्तान टोटली उनके ऊपर रिलाय होते थे और दे प्रोटेक्टेड सुल्तान, दे प्रोटेक्टेड Sultan even on cost of their life, अपने जीवन के भी मूल्य पे वो सुल्तान की रक्षा करते थे अगर वो बॉडीगार्ड के पोस्ट पे रखे गए हैं तो। ठीक है, इसके बाद बात आती है the accession of new monarch often saw conflict between old and the new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawariq criticized the Delhi Sultans for appointing low and baseball to high offices. मतलब ये है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि मंत्रिमंडल चेंज होने लगे। ठीक, जो पहले से काम करने वाले नोबल्स थे उनकी जगह पे ये लो एंड बेसबॉल को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। ये अपने सुल्तान की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा वफादार हो गए। दैट इज व्हाई द किंग स्टार्टेड रिप्लेसिंग द ओल्ड नोबल्स दैट वर नॉट देयर लॉयल, सो दे स्टार्टेड रिप्लेसिंग देम विद दीस पीजेंट्स। ओके, सो क्या हुआ कि द न्यू नोबिलिटी वाज formed and the old nobles did not got the place, हुआ क्या कि जो पुराने नोबल्स थे, पुराने मंत्री थे, उनको इसमें जगह नहीं मिली और जो नए वफादार मंत्री बने पीजेंट्स के लेवल से उठ करके डेडिकेशन उन्होंने शो करी, तो न्यू नोबिलिटी में उनको जगह मिल गई। सो होता क्या था ना कि पहले के जमाने में जैसे जैसे सुल्तान चेंज हो गए, ठीक है, सुल्तान चेंज हुए तो अपना खुद का मंत्रिमंडल बना, ठीक है, मंत्रिमंडल, नोबिलिटी एंड मंत्रिमंडल आर द सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे जैसे अपना सुल्तान चेंज हुए वो अपने मंत्रिमंडल के साथ आते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हर मंत्रिमंडल में सारे वफादार ही हों राजा के। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हर राजा का जो वफादार होता है वो दूसरे राजा का वफादार नहीं हो सकता। सो ऑन दैट बेसिस जब नया सुल्तान आता था तो अपने मंत्रिमंडल, अपनी टीम अपने साथ लेकर आता था। ठीक है, सो बेसिकली इन द टीम, इन द नोबिलिटी, there were the people that were loyal to king। ठीक है, वो जो किंग का भरोसा जीत जाते थे या फिर जो सुल्तान के बहुत ज़्यादा लॉयल थे, वो उन लोगों को इस नोबिलिटी में जगह मिलती थी और वो सुल्तान के साथ मिलकर काम किया करते थे। ठीक है, सो इसके बाद क्या हुआ कि नोबल्स जो पुराने वाले थे, जो पुराने नोबल्स थे वही अकाउंट्स भी लिखा करते थे, वही तवारीख मेंटेन करते थे।
ठीक है। तो जैसे जैसे मोबिलिटी चेंज हुई, ठीक है, व्हेन मोबिलिटी स्टार्टेड चेंजिंग, द nobles were not added into the new nobility, started criticizing the sultan in तवारिख्स, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या कि जैसे जैसे पुराने नोबल्स को चेंज किया जाने लगा, वो सुल्तान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। सुल्तान की क्रिटिसाइजिंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे मंत्रिमंडल चेंज हुआ तो पुराने नोबल्स को निकाल करके नए नोबल्स की एंट्री या एडमिशन होने लगा, ठीक है। एंट्री होने के बाद में क्या हुआ कि दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द सुल्तान, मतलब ये तो सुल्तान की कमियां दिखाने लगे, सुल्तान को बुरा भला बोलने लगे क्योंकि उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, ठीक है। सो नोबिलिटी चेंज होने का भी एक बहुत बड़ा कारण था, और क्यों ये क्रिटिसाइज करते थे इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि द पीपल न्यू अपॉइंटेड इन द नोबिलिटी वर लो एंड बेस बॉर्न, मतलब ये कि नए लोग थे और बहुत लो लेवल को उठा करके सुल्तानों ने क्या किया, अपने नोबिलिटी में शामिल कर दिया या फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया, ठीक है। Like earlier sultans, Khalji and Tughlaq monarch appointed military commanders as governors of territories of varying sizes, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा किंगडम, ठीक है, कोई ऐसा सुल्तान आ गया जिसका बहुत बड़ा किंगडम, बहुत वास्ट किंगडम हो गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने पूरे किंगडम के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है। He divided his kingdom into very small parts, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। और क्या किया, इसी को कहते हैं कमांडर्स रूल, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कमांडर्स रूल। कमांडर्स रूल, ठीक है। कमांडर्स रूल में क्या था कि एक किंग ने अपने किंगडम के बहुत सारे स्मॉल टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है। और हर टुकड़े के हर एक एरिया में एक गवर्नर या एक कमांडर को लगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें इस पूरे किंगडम की अगर मान लें टोटल पॉपुलेशन 1 लाख है, ठीक है। सो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ किंग टू नो अबाउट द नीड्स ऑफ 1 लाख पीपल इंडिविजुअली, मतलब कि हर एक आदमी की जरूरतों को पता करना 1 लाख लोगों की एक किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है। सो इसने क्या किया कमांडर्स रूल में कि हर एक हिस्से में गवर्नर या कमांडर लगा दिया, ठीक है। जी का मतलब गवर्नर, सी का मतलब कमांडर, ठीक है। गवर्नर और कमांडर लगा दिया, ठीक है। गवर्नर क्या करता था, उसको एक डेफिनेट एरिया डिवाइडेड, ठीक है, कि इस एरिया में वो रूल करेगा, रूल नहीं करेगा, ही विल वर्क अंडर द किंग एंड वो बताएगा कि इस एरिया में डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, इस एरिया के लोगों की क्या कमियां हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी बताएगा कि क्या कमी आ रही है इस एरिया में, किस वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट रुका हुआ, ठीक है। सो इट वाज इजी फॉर द रूलर टू लिसन अबाउट these commanders, मतलब ये किंग के लिए भी आसान था कि वो अगर 20 कमांडर्स उसके अंडर में काम कर रहे हैं तो 20 कमांडर्स की बात को आसानी से सुन सकता था, और 20 कमांडर्स की ये ड्यूटी थी कि अपने अपने एरिया के हर पीपल के बारे में बात करें और जाने उनके बारे में कि उनको किस चीज की दिक्कत है, क्या परेशानी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कमांडर्स की हर एरिया में एक कमांडर लगाते हैं। सो ये जो स्मॉल पीस ऑफ एरिया एक कमांडर को दिया गया था, इसको कहते थे इक्ताज, ठीक है। दिस स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया वाज नोन एज इक्ताज
and the governor or the commander was known as इक्तादार। इक्तादार, ठीक है। इस छोटे से लैंड के टुकड़े को इक्ता कहते थे और इसके कमांडर या गवर्नर को इक्तादार कहते थे। So it was also known as, the commander's rule was also known as इक्तादारी सिस्टम, ठीक है। इक्तादारी सिस्टम, ठीक है। इक्तादारी सिस्टम was commander's rule, these both things are similar, ठीक है। इक्तादारी सिस्टम लागू कर दिया गया, ठीक है। और इक्तादार जो कहते थे, इक्तादार को एक और वर्ड दिया गया था, इक्तादार्स और मुक्ति, मुक्ति भी कहते हैं, मुक्तीज, ठीक है। The piece of land that was under the rule of commander or governor, it was known as Ikta, and the commander was known as Iktadar और मुक्ति, ठीक है। इसके बाद आगे क्या हुआ, अब उसकी डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। So the next discussion that we are going to do is the working of these commanders. So we are now going to discuss the working of इक्तादार्स या मुक्तीज, ठीक है। तो पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे कि इक्तादार्स या मुक्तीज की ड्यूटीज क्या क्या होती है, ठीक है। अगर हम पहली ड्यूटी की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट ड्यूटी ये था कि दे हैव टू रिपोर्ट, लेट मी राइट अनदर ड्यूटी, ठीक है। दे have to report king about the problems and areas of development they have to report king about the problems and the areas of development in their iktas, ठीक है। तो पहला काम ये था कि उनको किंग को बताना होता था या रूलर को बताना होता था कि उनके इक्ता में या फिर उनके जो लैंड उनको मिली हुई है, उनका जो इलाका है, उस इलाके में क्या दिक्कतें चल रही हैं, कौन सी एरियाज ऐसी हैं जिसमें डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट वर्किंग दैट वाज डन बाय इक्तादार्स और मुक्तीज, ठीक है। दूसरा काम ये था कि दे कलेक्टेड revenues or taxes as a form of salary from people of their इक्ता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो जो इक्तादार थे या मुक्तीज थे वो क्या करते थे कि वो लोगों से, जो वहाँ के लोग थे, यानी कि उनके इक्तादार में आने वाले लोगों से वो रिवेन्यू इकट्ठा करते थे या टैक्स इकट्ठा करते थे एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए भी टैक्स के रूप में रिवेन्यू इकट्ठा करते थे वहाँ के लोगों से, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि अब ये बात करते हैं, ये दो काम मेन हो गए जो इक्तादार से काम थे, ठीक है। अब ये सैलरी क्यों मांगते थे, ठीक है, अब कितने टाइप्स ऑफ टैक्स इन्होंने लगाए थे लोगों पे, इसकी बात करते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ टैक्सेस डिवाइड, मतलब कि किस किस चीजों पे टैक्स लगाए गए थे दिल्ली के सल्तनत में, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं टैक्सेस की,
तो टैक्सेस बेसिकली 3-4 चीज़ों पे लगाए गए थे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो कि टैक्स के अंडर में आती थी वो थी, सबसे पहला था टैक्सेस ऑन कल्टीवेशन, ठीक है, इसको कहते थे खर्च कहते थे, ठीक है। दूसरा था कैटल, ठीक है, जानवरों पे टैक्स। तीसरा हाउसेस पे टैक्स, ठीक है। चौथा क्रॉप्स पे टैक्स लगाना, ठीक है। ये 4 फॉर्म्स ऑफ टैक्स थे जो कि दिल्ली सुल्तान के जो इक़्तिदार थे वो उन्होंने लगा रखे थे, और दे कलेक्टेड दीज 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस फ्रॉम देयर इक़्तिदार, ठीक है। वो अपने इक़्तिदार से इन 3 टाइप के टैक्सेस को इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने के बाद क्या करते थे कि उन टैक्सेस के बेसिस पे ही अपने सोल्जर्स को सैलरी दिया करते थे, क्योंकि हर इक़्तिदार की भी एक सेना थी, एक सोल्जर था, ठीक है। तो उस सेना को खिलाने पिलाने के लिए या उनकी सैलरीज देने के लिए ये टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। उसके बाद क्या होता था कि बाकी जो टैक्स का कुछ अमाउंट बचता था वो जो रूलर था, जो मेन रूलर है, उसके पास एज अ रेवेन्यू जाता था इक़्तिदार के यहाँ, ठीक है। क्या होता था, टैक्सेस इक़्तिदार ने कलेक्ट किए, इससे अपनी सैलरी ली, अपने सोल्जर्स को सैलरी दी, उसके बाद बचा हुआ रेवेन्यू किंग के पास एज अ टैक्स चला गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हाँ ये तो हुआ था इतना, ठीक है। इसके बाद अकाउंटेंट्स भी लगाए गए, ठीक है। अकाउंटेंट्स वर एम्प्लॉयड टू चेक the amount of revenue collected from इक़्तिदार का मतलब that piece of land which was under governor's rule, ठीक है। तो अकाउंटेंट को भी एम्प्लॉयड किया गया था, अकाउंटेंट भी लगाया गया था ताकि वो बता सके कि किस इक़्तिदार से कितने रेवेन्यू की कलेक्शन हुई है, ठीक है। अगर किसी इक़्तिदार से ज्यादा कलेक्शन हुई है तो उस इक़्तिदार पे ज्यादा टैक्स रूलर लगाता है, ठीक। सो अकाउंटेंट्स आर आल्सो एम्प्लॉयड टू चेक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी का राज है, ठीक है, व्हेन बात करते हैं अगला, ठीक है, व्हेन अलाउद्दीन खिलजी रूल, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके राज्य में हुआ क्या, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना था तो इसने क्या किया, he started ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, जो रेवेन्यू कलेक्शन टीम थी, ठीक है, जो कि पहले इक़्तिदार के हाथ में थी, वो इसने अपने अंडर में कर लिया, ठीक है, सॉरी अपने अंडर में कर लिया। दूसरी चीज ये थी कि रेवेन्यू कलेक्शन जब इसके अंडर में आ गया तो वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ टैक्स उसने डिवाइड कर दिया ऑन द पीजेंट्स, एंड जो सामंत थे या जो गवर्नर थे उनको भी, उनके ऊपर भी इसने टैक्स लगा दिया, ठीक है। सो he started to levy taxes on governors of इक़्तिदार, ठीक है। इसने क्या किया कि इक़्तिदार के गवर्नर्स पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ टैक्स लगा दिया, ठीक है। टैक्स लगाने में क्या हुआ कि बेसिकली पहले इक़्तिदार के हाथ में था रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, तो उसी रेवेन्यू में से बचा करके वो अपने सोल्जर्स की भी सैलरी दिया करते थे और टैक्स भी भर दिया करते थे। लेकिन बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी का राज आया तो उसने रेवेन्यू कलेक्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्ट करने वाली जो टीम थी उसको अपने अंडर में ले लिया। सो रेवेन्यू कलेक्शन वाज कैंसिल्ड बाय द इक़्तिदार्स, ठीक है, इक़्तिदारों का रेवेन्यू लेना कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि गवर्नर ने इक़्तिदार पे खुद टैक्स लगा दिया, ठीक है। टैक्स लगा दिया तो ये इक़्तिदारी
जो इक्तादार स्टेट को टैक्स अपने पास से लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर levying high amount of taxes on iqtadars, he started to force the neighboring kingdoms started to force the neighboring kingdoms to become their slaves, ठीक है। बगल के जितने राज्य थे इसके, उसने क्या किया कि बगल के राज्यों पे अपना अधिकार मानने लगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जितने नेबरिंग कंट्रीज थे या अपने नेबरिंग जितने राज्य थे उस पे आक्रमण कर दिया, या फिर उनके पास अपने एजेंट से खबर भिजवाया कि इफ यू विल अलाउ मी टू रूल ऑन योर टेरिटरी देन ओनली यू विल बी एबल टू बी सेफ। मतलब ये हुआ कि उसने अपने गुप्तचरों को भेजा बगल के राजाओं के पास और कहा कि आप अपना राज्य मुझे सौंप दीजिए और आप एज अ गवर्नर मेरे लिए काम कीजिए, ठीक है। सो जो किंग मान गए वो इसके अंडर में आकर के एज अ गवर्नर काम करने लगे, जो नहीं माने उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया और उस राज्य को हथिया लिया, ठीक है। सो ये था अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया, ठीक। सो this was so the next topic that I am going to start is next topic नहीं है, ये बेसिकली एक दूसरा पॉइंट ये है, जैसे जैसे इक़्तिदारी बढ़ रही थी, ठीक है, तो कई सारे किंगडम्स ऐसे थे जो बहुत दूर हो जाते थे, जैसे दिल्ली से बंगाल जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। सो ट्रैवलिंग टाइम इज सो मच दैट इज व्हाई द रूलर्स और द इक़्तिदार्स ऑफ दैट एरिया, मतलब कि जैसे एक रूलर है तो उसका एक इक़्तिदारी है, उसके किंगडम का एक हिस्सा पंजाब है, तो रूलर्स के ट्रैवलिंग टाइम की वजह से कई बार क्या हुआ कि वो इक़्तिदार या फिर वो जो एरिया इक़्तिदार था वो इस रूलर के कंट्रोल से दूर चला जाता, ठीक है। रूलर के कंट्रोल में न रहने का मतलब ये है कि जो इक़्तिदार या जो गवर्नर वहाँ पे रूल करता था, या गवर्नर जो किंग के लिए काम करता था, वो एज अ रूलर उस किंगडम पे राज कर रहा है, ठीक है। उसने अपने नए नए नियम कानून बना दिए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के राज में ऐसा हुआ था कि कई बार वो एक राज पे उसने कंट्रोल वापस ले लिया था, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए फिर वो वापस उन्होंने अपना राज्य खुद बसा, ठीक है। सो द डिस्टेंट इक़्तिदार्स were started to be ruled by their इक़्तिदार जो थे वहां के, वो वहां एज अ रूलर रूल करने लगे और आगे उन्होंने अपनी खुद की टेरिटरी, उन्होंने अपनी खुद का राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। So this was all about today's video. Hope you gained some knowledge from this video, and the rest topic of this chapter will be discussed in another video on another day. So if you have any queries related to this video, kindly put all those queries in the comment section, and definitely I will answer all your queries in the next video. So thank you for watching this video. Have a nice day.